हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर इस चैप्टर को पूरा कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो दोनों सेम चार्जेस है, यानी लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। फिर अनलाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो इन्हें अनलाइक चार्जेस और उन्हें लाइक चार्जेस कहते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर जिसको सुचालक कहते हैं, इंसुलेटर जिसको कुचालक कहते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो कंडक्टर्स क्या होता है, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता, जिससे होकर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पासेस इटसेल्फ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीनों क्या है, ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी चार्ज का। तो तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें क्या पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो किसी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो उसके बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब जो टोटल चार्ज होगा उस चार्ज से बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो उसका बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है। फिर देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम जिस प्रकार जानते हैं कि हम किसी भी दो या दो से अधिक बलों को जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार चार्ज का भी एक गुण होता है, योगात्मकता का गुण, जिसमें चार्ज भी एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का, जो टोटल चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, जो सिस्टम में मौजूद होते हैं बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स, उनका भी कुछ अपना अपना चार्ज होता है, तो उनका टोटल चार्ज का सम के इक्वल होता है उस बॉडी का टोटल चार्ज, यही होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी चार्ज को हम ना तो उत्पन्न कर सकते खुद से, ना ही चार्ज कहीं विलुप्त होता है, वो केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ना, क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में कहता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो बल होता है वो बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जो फोर्स लगाता है उस चार्ज पर, उसका वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी एक पॉइंट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वो उसके चारों तरफ का जितना टोटल चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस भी कहते हैं। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, जिसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर मैं केवल फार्मूला वगैरह सब कोई लिख देता, क्योंकि एक्सप्रेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए इसका शॉर्ट वीडियो में लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है किसके, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जाकर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण। तो वो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे कि दो पार्टिकल जिसके मास m1 m2 होता है, तो दोनों का मास का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इक्वल टू होता था m1 m2 बटे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था m1 m2 बटे r²,
और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो कांस्टेंट आता था एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी प्रकार चार्ज में भी आता है कूलम्ब्स लॉ, जिसमें बताया गया है कि एफ जो होता है वो किसी दो पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल जो होता है वो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एफ जो है ना ये वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ना, यहाँ पर F1 जो बराबर दिया 1/4πε0Q1Q2/r²। आर वेक्टर जो उसका आर कैप जो उसका डायरेक्शन को बता रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज, जैसे कोई चार्ज Q2 है, यहाँ पर जो दिया वही को उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे F21 लिखा है, यानी F2 पर जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, F1 लगा रहा है, यानी F2 पर फोर्स लगा रहा है, F1 लगा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, F1 से F2 की तरफ, यानी Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो Q1 से Q2 की तरफ उसका डायरेक्शन हो जाएगा। यानी इस यहाँ पर आर कैप में क्या है 1 से 2, यानी 1 से 2 की तरफ उसका डायरेक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये कर्व होता है ड्रो, जिसको हम रचना करते हैं कहाँ पर, जिसको हम दिखा सकते इन सच इस तरह से कि डेट द टेंजेंट एंड ईच पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है एक कर्व, यानी वो एक लाइंस की तरह होता है जिसमें बहुत सारा लाइन फैला हुआ रहता है। फैला हुआ रहता है किससे निकलता है, चार्ज से निकलता है, चार्ज से निकलता है। और जो निकलता है तो उसको यदि उसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींच दे, यानी स्पर्श रेखा खींचे, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। किस पर, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, जिस तरह देखिए पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाता है, तो यहाँ पर यदि हम टेंजेंट खींच दे स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा इसका डायरेक्शन बताएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फिर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये जो इस तरह लाइन जो खींचा गया यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता, एक दूसरे को कभी काटता नहीं है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। फिर दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड विथ नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में वो प्रवेश कर जाता है, यानी एंड होता है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा कि कभी तीसरा ये एक दूसरे को कभी क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जो फिर एक तीसरा प्रॉपर्टी हम इसका जो चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे जो गॉस थ्योरम में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू। हाँ, वहाँ पर जो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स। कोई पॉइंट जो है ना वो इलेक्ट्रिक किसी चार्ज के चारों तरफ हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका, और वहीं पर उसका चार्ज के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के पास यदि किसी पॉइंट चार्ज को ला देंगे तो पॉइंट चार्ज उस पर पॉइंट जो इस बड़े चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है तो वो पॉइंट चार्ज इसका फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा और उसका तरफ खींचा चला आएगा। यदि वो अनलाइक चार्ज है तो खींचा चला आएगा, और यदि लाइक चार्ज है तो रिपेल करके वो दूर भाग जाएगा। तो उस पॉइंट पर जो वो चार्ज उसका फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा कि वो हमको खींच रहा है या धकेल रहा है, तो वही उसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी क्या होता है E इक्वल टू, तो इसके लिए हमको उसका चार्ज में रखना होता है, इसका फील्ड में रखना पड़ेगा। तो E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बटे Q, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पर, इक्वाटोरियल लाइन समझ में आ रहा है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, और वहाँ पर हमको एक चार्ज को रखना है, और एक चार्ज को वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और किसके कारण से निकालना, किसके प्रभाव से, हमको एक इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रभाव से निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें एक छोर पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, आप तो केमिस्ट्री में डायपोल बनाने जानते ही होंगे, जिसमें एक नेगेटिव पोल रखा था और पॉजिटिव पोल रखा होता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। हाँ, तो एक अरेंजमेंट होता है चार्जेस का,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर, इक्वाटोरियल लाइन पर यानी वाई एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पर पी वेक्टर क्या, पी वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम पी से डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाई एक्सिस पर इक्वाटोरियल लाइन पर किसी भी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पूछा जाए तो आप बोलिएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और यदि आपको स्पेशल केस में बोला जाए कि आर जो है ना वो एल से बहुत बहुत ज़्यादा अधिक है ना, ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, तो हम उस जगह पर एल को नेग्लेक्ट कर देंगे और जहाँ पर एल का वैल्यू है वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे और जीरो का स्क्वायर इस तरह यहाँ पर जीरो हो जाएगा और आर स्क्वायर आर 3/2 से स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटे आर क्यूब। देखिए ई इक्वल टू 1/4 ई इक्वल टू पी वेक्टर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर एक्सियल लाइन आ गया। ठीक है, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। एक्सियल लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो वाई, तो आप एक्स एक्सिस याद कर लीजिए, इक्वाटोरियल लाइन क्या बोले थे वाई एक्सिस। अब एक्सियल लाइन में एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस चार्ज का, किसके कारण से, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2p वेक्टर आर, 2p वेक्टर आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल में स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पूछा जाएगा कि आप एक्सियल लाइन पर कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि आपको इसमें भी स्पेशल केस पूछा जाए कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा तो आप एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो 2p वेक्टर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब यदि आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है एक्सियल लाइन पर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है आपने इक्वाटोरियल लाइन पर, तो दोनों के बीच का रिलेशन भी तो कुछ होना चाहिए। तो रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर जो होता है वो इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ट्वाइस होता है, यानी दोगुना होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब आगे देखते हैं कि टर्क वैन एंड इलेक्ट्रिक, अब हमको टर्क का वैल्यू निकालना है, टर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो यूनिफॉर्म है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों तरफ से रोटेट करेगा, यानी रोटेट करने का प्रयास करता है, रोटेट कर नहीं पाता है अच्छा से, रोटेट करने का प्रयास करता है, तो जो टर्निंग इफेक्ट जो उत्पन्न होता है जिसके कारण जो फोर्स के कारण जो टर्निंग इफेक्ट उत्पन्न होता है जिसको हम टर्क कहते हैं, तो टर्क का वैल्यू निकालना है। तो टर्क इक्वल होता है पी वेक्टर डॉट की वेक्टर, पी वेक्टर डॉट की वेक्टर यानी पी डॉट ई, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है। पी क्या हम पहले बताए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको यदि तोड़ेंगे और अच्छा से तो टाउ इक्वल हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही होंगे पी की कॉस थीटा होता है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे क्लोज सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं, जब भी एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं वो भी कैसे पास करेंगे, नॉर्मली पास करेंगे। हाँ, तो जब भी एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करेंगे नॉर्मली तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और एस है यानी नॉर्मली पास हुआ है, यही डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए डी फाई इक्वल टू हो जाए ई डॉट डी एस। यदि स्मॉल चेंजिंग होगा तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे गॉस लॉ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर 1 में। गॉस लॉ क्या होता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गॉस लॉ वही बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस की बात करता है, कहता है कि क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ बेसिक चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, यानी उस क्लोज सरफेस के द्वारा, देखिए यहाँ पर फिगर है, उस क्लोज सरफेस के द्वारा उस चार्ज को कितना वो चार्ज को घेर पाया, कितना उस चार्ज को ढक पाया, वही होता है, वही वो बताता है कि कितना ढक पाया, वो उसका 1/ε0 टाइम्स होता है गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज का, जितना वो इंक्लोज करता है क्लोज सरफेस। तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। फिर देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी
हमेशा देखिए लीनियर से पता चल रहा है कि कुछ लंबा चीज़ होगा और कोई लंबा छड़ है, वो पूरा छड़ ही चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या बताता है कि आपको पूरा छड़ में जितना भी चार्ज है वो निकालना है पर यूनिट लेंथ में, यानी चार्ज निकालना है पर यूनिट लेंथ में। यानी इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उसमें लेंथ की जगह हम किसी एक प्लेन सरफेस को ले लें और बोला जाएगा कि प्लेन सरफेस पूरा ही तरह चार्ज है, और पूछेगा कि प्लेन सरफेस का चार्ज निकालना है पर यूनिट एरिया में, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, यानी चार्ज बाई एरिया। फिर निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम लेंगे, 3 डायमेंशनल सरफेस लेंगे वॉल्यूम, और उसका हम पूरा ही चार्ज, पूरा वॉल्यूम चार्ज है, और पूछा जाएगा कि उस चार्ज निकालना है, उसका चार्ज निकालना पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हो जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, यानी चार्ज निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम में। क्लियर हो गया तीनों। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल से। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये गॉस लॉ ही का तीनों है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स है गॉस लॉ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक क्लोज सरफेस का, उसका आउटसाइड में एक चार्ज स्फेरिकल सेल का, आपको जो एक सरफेस दे दिया चार्ज स्फेरिकल सेल है वो पूरा चार्ज है, पूछेगा कि आपको उसका आउटसाइड में निकालना है, यानी चार्ज, उस चार्ज को पूरा तरीके से अंदर से बाहर से पूरा तरीका से ढक ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फिर उस चार्ज का ही सरफेस को ढक ले तो फिर उसका ऑन द सरफेस को भी, तब फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर बोल रहा है कि यदि आप चार्ज को ना ढक कर उसका भीतर वाला चीज़ को ढकेंगे, भीतर का अंदर एरिया को ढकेंगे जहाँ पर चार्ज बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बोलता है कि यदि आप आउटसाइड में निकालते हैं यानी चार्ज को पूरा से ढक लेता है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू के बराबर होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। और ये कब होता है, जब मान लो हम चार्ज स्फेरिकल सेल का रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, और जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया रेडियस को मान लिया स्मॉल आर। तो जब स्मॉल आर यानी क्लोज सरफेस जब चार्ज स्फेरिकल सेल से बड़ा होगा, जब क्लोज सरफेस ही चार्ज स्फेरिकल सेल से बड़ा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर। और जब चार्ज स्फेरिकल सेल और चार्ज स्फेरिकल सेल का रेडियस और क्लोज सरफेस का रेडियस सेम हो जाएगा, तब E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर जब चार्ज स्फेरिकल सेल है और क्लोज सरफेस बहुत छोटा रहेगा, जो चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस के ऊपर में रहता है, अंदर में चार्ज नहीं रहता, तो चार्ज को ढकने के लिए बाहर से ढकना पड़ेगा। और बोल रहा है तीसरा पॉइंट में बोलता है कि इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल का अंदर को ढक रहा है, तो फिर वहाँ पर चार्ज नहीं है, जिसका कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है जीरो, यानी चार्ज को नहीं ढक पा रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया, आप 2-3 बार इसको देख सकते वीडियो को बढ़िया से, तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो मैंने अपने प्रयास से इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया, जो इसमें बहुत सारा और भी पॉइंट है, टॉपिक पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताया गया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसको एक वीडियो में या एक बोर्ड में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट को लिया गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले, क्लास 12 के बच्चों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। धन्यवाद।